Hello everyone, welcome to Bhuvigyan modules and in this video we are going to look at the test series of hydrogeology and this will be very important for the GATE point of view. I can assure you that from this particular 30 question which we are going to do today, you will surely get same or question based on that only on your GATE or JAM exam. So let's begin with this. So this is the website of the Bhuvigyan modules and the geology test series is available here. So this is the landing page of geology. So if you haven't buy, you can buy from here and then you can access the test series. So let's begin with our test. So this is the home page of our test series and here all the papers are there. So I have uploaded the common section geophysics also today. So the student who have bought the test series can attempt the common section geophysics also. So today we have to discuss the hydrogeology test. So let's attempt this one. I will move this pen down here. So this is the general introduction and let's begin with our test. It has 30 questions and 120 minutes. So let's begin. So this is the question bar here on the right side and this is our first question. Okay. So question 1 is the map shows the elevation of water table beneath an area. The water table slope towards, ठीक है, water table का slope किस तरफ है ये we have to find out. So we can see here that यहाँ पे जो है elevation water table का 140 है, ठीक है, यहाँ पे 150 है और यहाँ पे 130, यहाँ पे 119. So अगर हम इसको देखें तो जो water table का जो slope है वो नीचे की तरफ, जो slope है वो नीचे की तरफ कम हो रहा है ना. तो अगर स्लोप नीचे की तरफ कम हो रहा है तो वाटर टेबल का डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी उसी तरफ कम होगा. जो हमारा डार्सी लॉ है H2 माइनस H1 जो हम करते हैं, ठीक है. तो जो स्लोप है वो वाटर जो है वो हमेशा हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की तरफ फ्लो करेगा. तो यहाँ पे वाटर टेबल जो है हमारा उसका कंटूर ज्यादा है, यहाँ पे कम है. तो लेट्स चेक द ऑप्शन नॉर्थ वेस्ट. तो नॉर्थ वेस्ट तो हमारा इस तरफ हो जाएगा, तो वाटर इस तरफ नहीं फ्लो कर रहा है. नॉर्थ ईस्ट इस तरफ ये भी नहीं, नॉर्थ की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं, जस्ट अपोजिट है. तो हमारे वाटर का जो फ्लो का डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, इट विल बी टुवर्ड्स द साउथ. सो साउथ विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I have to do it fast because the time is also running. 7 next. So let's move to the next question. Which among the following has the highest specific retention? ठीक है. तो specific retention क्या होता है आपका कि कोई भी जो आपका पार्टिकल है ना, कोई भी सॉइल है वो कितना वाटर स्टोर कर सकता है, ठीक है. तो जितनी जिसकी ज्यादा पोरोसिटी होगी, ठीक है, जितनी हाई जिसकी पोरोसिटी होगी उतना ही वो वाटर आपका स्टोर कर पाएगा, ठीक है. और एक रिलेशन होता है आपका, दैट इज पोरोसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक रिटेंशन प्लस स्पेसिफिक यील्ड, ठीक है. एक रिलेशन ये होता है आपका. और गिवन ऑप्शन में सबसे ज्यादा पोरोसिटी किसकी होती है, हमारी क्ले की, ठीक है. क्ले की जो है हमारी हाई पोरोसिटी होती है बट वेरी लो परमिबिलिटी होती है, ठीक है. सो जो क्ले है, जो इस केस में हमारा जो क्ले है वाटर को स्टोर तो कर लेगा लेकिन रिलीज नहीं करेगा, तो इसीलिए उसकी स्पेसिफिक रिटेंशन जो है वो सबसे ज्यादा इस केस में होती है हमारी, ठीक है.
सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सो एक जनरल जो हमारा फॉर्मूला है स्पेसिफिक रिटेंशन के केस में, लेट मी चूज द पेन। स्पेसिफिक रिटेंशन के केस में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना रिटेन किया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर हाउ मच इट रिटेन्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम, और स्पेसिफिक यील्ड क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना यील्ड किया, मतलब कितना दिया उसने अपॉन टोटल वॉल्यूम। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो डन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट मी पुट दिस हियर so it will be more comfortable to us. So clay is the answer of this one. So the next question is the theme equation is used to describe. ठीक है, पहली चीज तो क्या है कि हमारी थीम इक्वेशन होती है, वो होती क्या है, थीम इक्वेशन होती है आपकी ड्रॉ डाउन मेजर करने के लिए। ठीक है, ड्रॉ डाउन मेजर करते हैं इससे हम, और ड्रॉ डाउन थीम इक्वेशन से जो गिवन होता है वो होता है S इज इक्वल टू 2 पाई के बी, ठीक है, H1 माइनस H2 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ R1 बाय R2। ठीक है, तो ये जो केस है ये ड्रॉ डाउन मेजर करने के काम आती है हमारी थीम्स इक्वेशन, और वो उसको गिवन डिनोट करते हैं इससे। अब जो थीम इक्वेशन है ये यूज होती है आपकी, पहली चीज जो यूज होती है ये होती है एक तो कन्फाइंड एक्वीफर के केस में। ठीक है, कन्फाइंड एक्वीफर के केस में यूज करते हैं थीम्स इक्वेशन को। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वाटर जो है उसमें स्टेडी फ्लो होना चाहिए। ठीक है, अनस्टेडी फ्लो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपका अनस्टेडी का केस है, ठीक है, अनस्टेडी के केस में हम यूज करते हैं थीस इक्वेशन। ठीक है, तो दोनों वर्ड जो है वो थोड़े मतलब पास पास नहीं है। सो अगर अनस्टेडी का केस है आपका और कन्फाइंड एक्वीफर है, तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं थीस इक्वेशन। और थीस इक्वेशन जो है हमारी, उसको हम लिखते हैं S इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई T W बाय U। यहाँ पे W बाय U वेल फंक्शन है। ठीक है, और ये हो गया हमारा अनस्टेडी के केस में हमने यूज किया, अनस्टेडी कन्फाइंड के केस में यूज किया हमने थीस इक्वेशन, और कन्फाइंड स्टेडी के केस में हम यूज करते हैं थीम्स इक्वेशन। ठीक है, इसके अलावा जो अगर आपका अनकन्फाइंड का केस है, ठीक है, अनकन्फाइंड के केस में स्टेडी फ्लो, लेट मी यूज द अनदर कलर, विच वन, ग्रीन, ओके। अगर स्टेडी फ्लो है हमारा और अनकन्फाइंड एक्वीफर है, तो इन दिस केस वी विल यूज योर ड्यूपिट्स इक्वेशन। ठीक है, ऐसे में हम यूज करते हैं ड्यूपिट इक्वेशन। और ड्यूपिट इक्वेशन जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ड्यूपिट इक्वेशन इज गिवन बाय, इसमें भी हम निकालते हैं आपका ड्रॉ डाउन, विच इज इक्वल टू पाई के, यहाँ पे जाता है H1 स्क्वायर माइनस H2 स्क्वायर, ठीक है, अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ R1 बाय R2। सो ये हो जाती है हमारी कौन सी इक्वेशन, ड्यूपिट इक्वेशन। दिस वन वाज योर थीस इक्वेशन, और यहाँ पे जो है हमारी ये कौन सी इक्वेशन है, दिस इज थीम्स ना, सॉरी, दिस इज थीम्स इक्वेशन एंड दिस इज थीस इक्वेशन। सो हाई चांसेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जितना मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इससे 100% चांस ऑफ गेटिंग क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आप। सो हमने क्या देखा था कि जो थीम्स इक्वेशन है ये यूज होती है हमारी स्टेडी फ्लो इन कन्फाइंड एक्वीफर। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पोरोसिटी। हाईएस्ट पोरोसिटी हमारी होती है इसकी क्ले की, हमने अभी देखा था। स्पेसिफिक रिटेंशन में हाईएस्ट होता है, स्पेसिफिक यील्ड बहुत कम होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ क्ले इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट बियरिंग फॉर्मेशन। ठीक है, क्ले का प्रेजेंट, ये इस टाइप के क्वेश्चन जैम में देखने को मिलते हैं आपको, और पहले के टाइम पे गेट पे इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, अभी तो बहुत ही रेयरली आते इतने बेसिक क्वेश्चन। बट लेट्स सी दिस वन। अगर आपका क्ले है फॉर्मेशन में,
तो वो क्या करेगा, वाटर को स्टोर कर लेगा बट वो रिलीज नहीं करेगा वाटर को। ये चीज हम देख रहे थे। तो ऐसा केस आपका कहाँ पे होगा, ऐसा केस होगा आपका एक्वीक्लूड में। एक्वीटार्ड को हम और भी क्या बोलते हैं, लीकी एक्वीफर। ठीक है, ये वाटर लीक कर सकता है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा आपका, सैंडी शेल। ठीक है, मतलब ये वाटर जो है वो धीरे धीरे लीक करता है ना एक्वीटार्ड आपका। दूसरा एक्वीफर, तो ये आपका नॉर्मल लाइमस्टोन या सैंडस्टोन बेरिंग जो फॉर्मेशन है। और एक्वीफ्यूज क्या है आपका, ना ही तो इसमें वाटर है, ठीक है, और ना ही ये ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा आपका केस कौन सा हो सकता है, आपका ग्रेनाइट वगैरह हो गया आपका। ठीक है, तो ये वाटर स्टोर भी नहीं करता, वाटर रिलीज भी नहीं करता। तो जब क्ले प्रेजेंस होगा आपका किसी भी फॉर्मेशन में, सिर्फ क्ले, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, सिर्फ क्ले प्रेजेंट होगा तो वो केस होगा आपका एक्वीक्लूड पे। अगर क्ले के साथ में सैंड का भी कुछ प्रोपोर्शन है, ठीक है, ऐसे केस में आपका आंसर हो जाता एक्वीटार्ड। ठीक है, बट इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका आंसर होगा एक्वीक्लूड, दिस वन। दिस इज क्लियर? So let's move to the next question. So सैंडी सैंड, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा मिसप्रिंट है, जो लोगों ने टेस्ट सीरीज लिया है वो थोड़ा इस चीज को करेक्ट कर लेना। यहाँ पे सैंडी शेल है, ठीक है, ये सैंडी सैंड नहीं है। मैं इसको अभी अपडेट कर दूंगा, टाइपिंग एरर हो गया था मुझसे। तो ये सैंडी शेल है, सैंडी शेल। तो सैंडी शेल आपका कौन सा होता है, एक्वीटार्ड, क्योंकि वाटर ही क्या है, धीरे धीरे आपका लीक भी करता है। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो डन। So the next question is how many among the following is used for drilling the shallow wells less than 30 meters। तो shallow well का केस है, तो जो हमारा डग वेल है ये 5 से 10 मीटर जो है हमारा ड्रिल करने का काम आता है। रोटेटरी जो है ये डीप ड्रिलिंग के लिए काम आता है, ठीक है, और केबल टूल भी हमारा डीप ड्रिलिंग के लिए ही काम आता है। जेटेड वेल जो है ये भी शैलो के लिए काम आता है, और ड्रिवन वेल भी शैलो के लिए ही काम आता है। अभी इन सब के बारे में डिस्कस करने में थोड़ा काफी टाइम लग जाएगा, बट आपको याद रखना है कि जो आपका रोटेटरी है, ठीक है, और जो केबल टूल है, ये दोनों डीप ड्रिलिंग के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा जो हमारा रोटेटरी है, ठीक है, ये आपका जो सॉफ्ट सेडिमेंट्स होते हैं उसमें यूज नहीं होता है। ठीक है, सॉफ्ट सेडिमेंट में इसका यूज नहीं करते हैं, जबकि अगर आपका सॉफ्ट सेडिमेंट कहीं पे प्रेजेंट है, तो सॉफ्ट रॉक कहीं पे प्रेजेंट है, तो उसके केस में हम यूज करते हैं केबल टूल। आई होप दिस इज क्लियर। सो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर ड्रिलिंग द शैलो वेल्स, कितने इनमें जो है वो शैलो वेल्स के लिए यूज होते हैं। तो हमारा हो गया एक तो ए, दिस वन एंड दिस वन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। तो एनईडी टाइप का क्वेश्चन था ये। सो लेट्स राइट द ऑप्शन हियर 3। सो 7 नेक्स्ट। सो ड्यूपिट अजम्पशन इज वैलिड फॉर, तो हमने ये देखा था पहले कि ड्यूपिट अजम्पशन हमारा वैलिड होता है इसके केस में। ठीक है, और बाकी भी देख लेते हैं। लीकी एक्वीफर है, तो आपका यहाँ पे हेंतोश जैकब मेथड यूज करते हैं। ठीक है, हेंतोश जैकब मेथड। और कन्फाइन में 2 केस आते हैं आपके, एक तो स्टेडी और एक अनस्टेडी। तो स्टेडी के केस में यूज होता है हमारा कन्फाइंड में स्टेडी के केस में यूज होता है हमारा ड्यूपिट्स, और कन्फाइंड में अनस्टेडी के केस में हम यूज करते हैं आपका एक तो चाउ मेथड हो गया, ठीक है, और कूपर जैकब मेथड, ये हो गया हमारे। सो अगर हमारा ड्यूपिट इक्वेशन जो है वो किसके लिए वैलिड है, अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए। ठीक है, जिसमें स्टेडी स्टेट
फ्लो होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है नॉर्मली जीएसआई वगैरह में आपके प्रीलिम्स में आ जाते हैं, या फिर अगर असिस्टेंट हाइड्रोलॉजिस्ट का कोई एग्जाम वगैरह होता है तो उसमें ऐसे बेसिक सिंगल लाइनर क्वेश्चन जो हमको देखने को मिलता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो लेट्स डिस्कस दिस वन। Municipal, let me choose the pen. Okay. A municipal waste disposal facility is situated in a former sand and gravel quarry. The waste is in contact with the water table and is directly contaminating the aquifer. ठीक है, तो कोई कहीं पे हम कोई वेस्ट है वहां से जो है वो धीरे धीरे जो डिफ्यूज कर रहा है, ठीक है, अपनी जो पॉल्यूशन है वो वाटर पॉल्यूशन फैला रहा है जो म्युनिसिपल वेस्ट है, और जो ये जो पॉल्यूशन है धीरे धीरे ट्रेवल करके आपके एक्विफर पे मिलके एक्विफर को भी खराब कर रहा है। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, अ डिस्चार्ज एरिया लोकेटेड डाउन ग्रेडियंट ऑफ द वेस्ट टिप एज्यूमिंग द कंटामिनेट इज अनरिएक्टिव एंड मूव एट द सेम रेट एज अ स्टेडी यूनिफॉर्म ग्राउंड वाटर फ्लो, therefore the time taken to move a distance of 200 meters in the direction of groundwater flow from the waste tip to the spring is। तो इसके लिए यहाँ पे फिगर गिवन था, ठीक है, फिगर के लिए आपको थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। सो दिस इज द फिगर गिवन टू अस, और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको गेट में देखने को मिल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो हमारा म्युनिसिपल वेस्ट यहाँ पे है, और ये जो है ये डिफ्यूज कर रहा है, यहाँ से जो वाटर पॉल्यूशन है ये नीचे की तरफ से फ्लो कर रहा है, और ये हमारे एक्विफर को जो है ये जो हमारा एक्विफर है यहाँ पे इसको खराब कर रहा है। सो कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ से जाके स्प्रिंग तक में, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम हियर। तो गिवन क्या क्या पहले लिख लेते हैं। गिवन हियर इज, हमको K की वैल्यू गिवन है, दैट इज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी विच इज गिवन टू एज 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके अलावा हमको यहाँ पे पोरोसिटी गिवन है, इसको लिख लेते हैं Nu। पोरोसिटी इज गिवन टू एज 0.25। इसके अलावा जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज L इज गिवन टू एज 200 मीटर्स, और ये जो dH/dl है यहाँ पे दैट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ये क्या होता है आपका dH/dl, ये सेम वही होता है आपका H2 - H1/L जो होता है ना, वही होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इट इज गिवन टू अस एज 0.005। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, फर्स्ट हमको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कि वाटर कितनी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। तो जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, Q = KIA, है ना। ये तो नॉर्मल जो हमारा फॉर्मूला है डार्सीज इक्वेशन का, तो ये होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। अब A को हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो Q/A = KI, और जो ये Q/A है इसको हम क्या बोलते हैं, डार्सियन वेलोसिटी। तो यहाँ से डार्सियन वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है, मतलब हमारी वेलोसिटी यहाँ पे निकल जाएगी। तो हमको गिवन क्या क्या है यहाँ पे, K की वैल्यू गिवन है हमको दिस वन, और dH/dl की वैल्यू गिवन है दिस वन, ठीक है। और इसको सबको आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब वेलोसिटी निकालने के बाद उस वेलोसिटी को हम डिवाइड करेंगे पोरोसिटी से, तो ये क्या निकल के आएगी यहाँ पे, सीपेज वेलोसिटी, ठीक है। ये यहाँ पे निकल के आ जाएगी हमारी सीपेज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी निकालने के बाद जो भी आपकी वेलोसिटी आएगी, तो वेलोसिटी क्या होता है आपका, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो हमको टाइम निकालना है, वेलोसिटी हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये वेलोसिटी लेंगे हम सीपेज वेलोसिटी Vs, ठीक है। ये सीपेज वेलोसिटी यहाँ से लेंगे, डिस्टेंस हमको गिवन है कितना, 200 मीटर्स, और इसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो लेट मी कैलकुलेट दिस। Yeah, so after calculation it will come out to be approximately 231 days,
ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद 231 आएगा, आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना, डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देना, वहाँ देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पोरोसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन। अब इस क्वेश्चन को हमने पहले देखा था कि पोरोसिटी मैक्सिमम किस केस में होती है, क्ले के केस में, ठीक है। पोरोसिटी जो है, पहले तो चीज है कि पोरोसिटी का जो हमारा एक नॉर्मल जो फॉर्मूला है वो होता है स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन। इस पे बेस्ड जो है आपका CSI नेट सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, गेट में तो नहीं आया बट इस बार चांस है कि गेट में भी आ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा पोरोसिटी मैक्सिमम कब होती है आपकी, हमने देखा था क्ले के केस में जब आपका स्पेसिफिक रिटेंशन जो है वो हाई होता है और स्पेसिफिक यील्ड जो है वो लो होती है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, स्पेसिफिक यील्ड इज वेरी लो एंड स्पेसिफिक रिटेंशन इज वेरी हाई, तो यही वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन भी आप पढ़ लेना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा और फिर गिव अप हो जाएगा देखने में बच्चों का भी। सो कंप्यूट द SAR ना, सिंथेटिक एब्जॉर्प्शन रेशियो। SAR का मतलब होता है सिंथेटिक एब्जॉर्प्शन रेशियो। इसको क्यों यूज करते हैं हम, इसको यूज करते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ठीक है। अगर SAR की वैल्यू जो भी है, पहले तो SAR जो हमारा गिवन होता है वो होता है आपका सोडियम का कंसंट्रेशन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ Ca2 प्लस Mg2 प्लस बाय 2। इस फॉर्मूले से हम डिनोट करते हैं सिंथेटिक एब्जॉर्प्शन रेशियो को, ठीक है। इसके अलावा अगर इसकी वैल्यू लेस देन 10 होती है तो उसको यूज कर सकते हैं हम इरिगेशन पर्पस के लिए, ठीक है। मतलब वो जो वाटर है हमारा इरिगेशन पर्पस के लिए यूज हो सकता है। अगर SAR हमारा ग्रेटर देन 10 है तो कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इरिगेशन। तो अब इस क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है, Na की वैल्यू दी हुई है 25 और Ca और Mg की वैल्यू भी दी हुई है यहाँ पे, तो इसको पुट कर देंगे हम यहाँ पे। SAR इज इक्वल टू आ जाएगा 25, Na का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 25 मिलीग्राम पर लीटर, Ca का गिवन है हमको 15 मिलीग्राम पर लीटर एंड मैग्नीशियम का गिवन है 20 mg पर लीटर। तो इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देना, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 20 बाय 2। सो लेट मी कैलकुलेट दिस। Yeah, so after calculation of this one, we will get 5.98. So let's move to the next question. If the carbonate and bicarbonate concentration, ठीक है, इस क्वेश्चन में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन गिवन है 10 मिली इक्विवेलेंट एंड 15 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन टू अस, फर्स्ट राइट द गिवन कंडीशंस। एक तो कार्बोनेट का कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है, कितना 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और दूसरा हमको गिवन है बाइकार्बोनेट का, दैट इज 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम भी गिवन है हमको। कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम गिवन टू अस एज 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एंड मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन इज गिवन टू अस एज 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब हमको रेसिडुअल कार्बोनेट कंसंट्रेशन निकालना है सॉल्यूशन में, तो रेसिडुअल कार्बोनेट कंसंट्रेशन क्या होता है हमारा, इन दोनों का सम, ठीक है, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 25 माइनस इन दोनों का सम, ठीक है, तो ये जाएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 17 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इन शॉर्ट रेसिडुअल कार्बन कंसंट्रेशन होता है सम ऑफ कार्बोनेट कंसंट्रेशन प्लस बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन माइनस सम ऑफ कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन प्लस मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन। सो 17 इज द आंसर ऑफ दिस वन। देखो गेट में भी आपको बेसिक से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे NET वगैरह में, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है।
So the next question is the map show the contour of the water table of the given location of 4 factories A, B, C, D, है ना, and the contaminates and uncontaminated wells. Which way will the contaminate flow? ये भी वाटर टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन है कि आपका किस तरफ फ्लो करेगा. तो अब यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा वाटर टेबल कंटूर है वो नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ से अगर हमारा वाटर का जो ये माइंस है हमारी, तो अगर कंटामिनेशन यहाँ से कहीं से रिलीज होता है तो उसका फ्लो का डायरेक्शन ऑब्वियसली अगर ऐसा ही होगा. ठीक है, हायर ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की तरफ. और अगर यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी जो हमारा कंसंट्रेशन का डायरेक्शन इधर से इधर ही फ्लो करेगा. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा साउथ एंड साउथ वेस्ट अप टू द कंटूर. ठीक है, so this one is also done. Let's move quick because the duration of video is increasing. So the next question is the area shown on the cross section will experience the subsidence from the groundwater withdrawal. ठीक है, हमने जैसे ग्राउंड वाटर वहां से निकाला किसी जगह से, तो वहां क्या है आपका जिस पोर्स पे आपके वाटर प्रेजेंट थे उन पोर्स की जगह खाली हो गई. अब वो जो जगह खाली हो गई उनको सेडिमेंट्स फिल करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से सब्सिडेंस हो जाता है. ठीक है, अब इस सब्सिडेंस को हम देखते हैं ऑप्शन में क्या है. तो क्वेश्चन का मतलब तो ये हो गया यहाँ पे द अमाउंट ऑफ सब्सिडेंस विल बी कांस्टेंट अक्रॉस द एरिया. तो आप यहाँ अगर देखेंगे इस फिगर पे तो दिस इज ऑब्वियस टू अस कि ग्रेनाइट के कंपैरिजन में ना, अगर ये ग्रेनाइट है ये नॉर्मल सेडिमेंट है, तो ग्रेनाइट के केस में सब्सिडेंस कम होगा. ठीक है, इट विल बी लो इन केस ऑफ ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट की एक तो पोरोसिटी भी आपकी कम होती है, वाटर भी कम होल्ड करता है और एक तरीके का एक्वीफ्यूज है, हमने देखा था. इसकी केस में अगर हम नॉर्मल सेडिमेंट्स की बात करें तो ये क्या करेंगे, इनके केस में अगर हमने वहां से वाटर विड्रॉल किया तो इनके केस में जो है वो सब्सिडेंस ज्यादा होगा. तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया. द एक्वीफर विल रिगेन इट्स पोरोसिटी वंस द वाटर इज रिप्लेस्ड. तो ऐसा हो सकता है क्या, एक्वीफर उस पोरोसिटी को रिगेन नहीं कर सकता अगर एक बार हमने वहां से वाटर जो है रिमूव कर दिया तो. लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन. द सब्सिडेंट कैन बी रिवर्स्ड अनडन बाय पंपिंग इन सॉल्ट वाटर. तो सब्सिडेंट क्या रिवर्स होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार कोई चीज मतलब वहां पे सब्सिडेंस हो गया, आपने एक आर्टिफिशियल वेल ड्रिल किया उस जगह पे और अब वापस वहां से वाटर इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो सब्सिडेंस जो हो चुका है वो रिवर्स हो पाएगा क्या, कभी नहीं हो पाएगा. So this is not practically actually possible. So how many options are correct in this question? The question is how many options are correct, huh? So how many statements are correct based on the given figure above? तो एक भी statement यहाँ पे correct नहीं है. So the next question is the map shows the elevation of water table beneath the area. Which of the following map is the correct contour map for the water table elevation shown? तो ये इसी सेम स्टेप कंटूर हमने पहले देखा था. तो यहाँ पे आपका 140 वाला यहाँ पे है. आई एम सॉरी, थिकनेस कुछ ज़्यादा ही हो गई. सो 140 वाला कंटूर, अरे भाई इतनी थिकनेस नहीं चाहिए हमको. ठीक है, 140 वाला कंटूर यहाँ पे है और उसके बाद जो कंटूर नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि 115 यहाँ पे है, 119 यहाँ पे, तो ये वाला फर्स्ट फिगर इसका करेक्ट बता रहा है क्या, नहीं. यहाँ पे आप देखो कंटूर ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही टाइप से शो कर रहे हैं. और नेक्स्ट फिगर से ये भी नहीं हो सकता, ये भी कंटूर, बी ऑप्शन भी नहीं होगा. सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि कंटूर जो है 140 वाला कंटूर हाईएस्ट है, जो यहाँ पे होगा 140, फिर ऐसे आपके कंटूर जो है यहाँ पे धीरे धीरे नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहे होंगे. ठीक है, सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कंटूर इस ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ना, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरफ ट्रांसवर्स, तो ये तो नहीं होगा. दूसरा ये जो है ये आपका बेसिन या डोम को शो करने के काम आता है ये वाला कंटूर. ठीक है, ऐसे अगर आपका ऐसे कंटूर है तो अगर सपोज ये क्वेश्चन के हिसाब से 140 है तो 130 120, तो आपका ये स्टेप का बेसिन के लिए शो करने का काम आता है. इसी का रिवर्स कर देंगे तो वो हिल के केस में शो करता है, बट यहाँ पे ऐसा बेसिन हिल वाला तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, एक नॉर्मल प्लेनर एरिया है ये. तो अगर इसका नॉर्मल कंटूर आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे
तो नॉर्मली अगर ये हमारा 140 हो गया तो उसके नीचे उससे थोड़ा कम कंटूर होगा 130 या फिर, और उसके नीचे उससे थोड़ा और कंटूर 119 समथिंग। सो दिस इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वन। ठीक है, वाटर टेबल कंटूर का करेक्ट इंटरप्रिटेशन हमारा ये हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ड्यूरिंग 2016 द वाटर बजट, अब ये क्वेश्चन जो है ये वाटर बजट पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको नेट पे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं वाटर बजट वगैरह पे। तो यहाँ पे हमको गिवन क्या क्या है, प्रेसिपिटेशन इज गिवन टू अस 43 इंच, इवापोरेशन हमको गिवन है 53 इंच, सरफेस वाटर इनफ्लो गिवन है 1 इंच, सरफेस वाटर आउटफ्लो गिवन है, और चेंज इन जो स्टोरेज है वो गिवन है हमको। ठीक है, हमको क्या निकालना है, नेट ग्राउंड वाटर फ्लो। सो जो हमारा फॉर्मूला होता है चेंज इन स्टोरेज का किसी भी लेक वगैरह में ना, ये होता है हमारा P माइनस क्यू माइनस जी माइनस ई माइनस टी। इसमें P क्या होता है आपका प्रेसिपिटेशन, P इज योर प्रेसिपिटेशन, Q इज डिस्चार्ज, ये हो गया हमारा ग्राउंड वाटर आउटफ्लो माइनस इनफ्लो, ये हो गया इवेपोरेशन, और हो गया ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अगर इवापोर ट्रांसपिरेशन है तो वो भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इन गिवन वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर देना। तो लेट्स सी व्हाट द आंसर्स कम आउट टू बी। ठीक है, गिवन वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना। और एक चीज और, ये जो जी है ये जी आउट माइनस जी इन है। ठीक है, सो हमको नेट ग्राउंड वाटर फ्लो निकालना है तो हमको जी आउट माइनस जी इन ही निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो लेट मी पॉज द वीडियो एंड कैलकुलेट दिस। सो लेट्स पुट द वैल्यूज हियर। यहाँ पे चेंज इन स्टोरेज की वैल्यू आप -2 पुट कर देंगे, प्रेसिपिटेशन आपका गिवन है 43, क्यू क्या होता है आपका, ये भी होता है क्यू आउट माइनस क्यू इन। ठीक है, कितना आपका फ्लो बाहर की तरफ गया, कितना बाहर आ रहा है, माइनस ये कितना हो गया जी आउट माइनस जी इन, और यहाँ पे इवापोरेशन है जो हमको गिवन है 53 माइनस 53। ठीक है, और क्यू आउट और क्यू इन भी हमको यहाँ पे गिवन है, वाटर आउटफ्लो मतलब क्यू आउट और क्यू इन। ठीक है, क्यू इन हमको गिवन है क्या, हाँ इनफ्लो गिवन है हमको 1। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो जी आउट माइनस जी इन की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, इट विल कम आउट टू बी 180 इंच पर ईयर। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस विल कम आउट टू बी 180। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो बता देना। ठीक है, मुझे नीचे थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा ना, तो आप बता देना मुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज विच सीक्वेंस ऑफ द इवेंट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ लाइमस्टोन एंड वेयर यू कैन वॉक अराउंड द ऑब्जर्व केव फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमको पता करना है कितने स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। सो इसमें पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लाइमस्टोन इज बिलो द वाटर टेबल एंड देन लोअरिंग द वाटर टेबल देन वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द सीलिंग। सो आपका जो केव था वो वाटर टेबल के नीचे प्रेजेंट था, तो वहाँ पे डिसोल्यूशन वगैरह होगा, उसके बाद आपका वाटर टेबल नीचे आया तो जो वाटर है वो ड्रिप कर रहा है सीलिंग से। तो ये किस टाइप का फॉर्मेशन है आपका, स्टेलेक्टाइट है ना। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बी ऑप्शन देखते हैं, लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल देन वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द सीलिंग देन लाइमस्टोन बिलो द वाटर टेबल। तो ये तो स्टेटमेंट पढ़ के ही लग रहा है कि ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, देन वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द सीलिंग, ये तो लास्ट स्टेप होना चाहिए था। सो कितने स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे आपके, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। So the next question is next question देखते हैं हम, which of the site in this cross section are more likely to place a spring। तो आपका स्प्रिंग जो है वो कहाँ पे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्प्रिंग का आपका फॉर्मेशन होता है जहाँ पे लो परमेबल जो बेड होता है ना आपका, वो इंटरसेक्ट करता है आपके हाई परमेबल बेड से। तो ये हमारा जो मैंने पिंक कलर से ड्रॉ किया है लोव परमेबल बेड है हमारा, और ये जो है आपका दिस वन ये है हमारा हाई परमेबल बेड, और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट सी पे। तो हमारा स्प्रिंग कहाँ फॉर्म करेगा, पॉइंट सी पे। ठीक है, स्प्रिंग कहाँ फॉर्म करता है ये याद रखना है, जहाँ आपका हाई परमेबल बेड इंटरसेक्ट विथ लो परमेबल बेड्स।
ऐसे केस में आपका स्प्रिंग का जो है वो फॉर्मेशन होता है। सो लेट्स डू इट क्विकली, सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस वन। So the next question is the cross section shows the location of the 5 wells and the water table. Which of the following well are more likely to be an artesian well? So यहाँ पे क्वेश्चन में हमको बताना है कि आर्टिशियन वेल कौन सा हो सकता है। तो आपको पहले चीज है कि पता होना चाहिए कि आर्टिशियन वेल क्या होता है। सो आपका आर्टिशियन वेल वो वेल होता है, जैसे आपका ये सपोज वाटर टेबल है, ठीक है, ये हमारा वाटर टेबल हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक तो इम्परमेबल फॉर्मेशन प्रेजेंट होना चाहिए। इसको पिंक कलर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला जो बेड है, ये बेड आपका इम्परमेबल होना चाहिए। उसके नीचे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आपका परमेबल बेड प्रेजेंट होना चाहिए, और वापस से नीचे पे वापस से यहाँ पे इम्परमेबल बेड, ठीक है, यहाँ वापस से इम्परमेबल। तो ऐसे केस में अगर मैं यहाँ पे वाटर जो है वाटर टेबल के नीचे से यहाँ पे अगर मैं वेल डग करता हूँ तो वाटर मेरा बाहर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है, बिना किसी पंपिंग के। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं क्या बन रहा है हमारा आर्टिशियन वेल, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा केस हो जाएगा ऐसे में, सॉरी ये ना ऊपर की तरफ होना चाहिए वाटर टेबल से थोड़ा, ठीक है। ये अगर नीचे होगा तो उस केस में फ्लोइंग वेल हो जाता है, वाटर टेबल से ऊपर। ऐसा केस हमारा आप देखें सी ऑप्शन में ऐसा केस है, ठीक है। ई जो है हमारा वेल, उसमें ऐसा है क्योंकि यहाँ पे सैंडस्टोन प्रेजेंट है, यहाँ पे शेल है और नीचे पे इम्परमेबल ग्रेनाइट। सो आपका दो इम्परमेबल बेड के बीच में एक एक्विफर लाई कर रहा है और उसमें हमने यहाँ पे ड्रिल किया और ये हमारा वाटर टेबल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में हो जाता है हमारा आर्टिशियन वेल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ई ऑप्शन। सो ई विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन। सो लेट्स सी दिस। सो ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली उसी पे बेस्ड है। सो लेट्स रीड दिस वन टू। This is question number 20. The below figure represent the cross section of the septic tank. ठीक है, ये सेप्टिक टैंक यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, और इसी से मेन जो है हमारा ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये सेप्टिक टैंक यहाँ पे प्रेजेंट है और हमको विच वेल इज द लीस्ट लाइकली टू गेट कंटामिनेटेड, तो कौन सा इनमें से वेल है जो सबसे ज्यादा आपका कंटामिनेट नहीं होगा, ठीक है। लीस्ट पूछा हुआ है यहाँ पे। तो इस फिगर को हम ध्यान से अगर देखें तो अगर सेप्टिक टैंक से डिफ्यूजन के थ्रू अगर वाटर कंटामिनेट हो रहा है तो वो इस सारे डायरेक्शन में वाटर को कंटामिनेट करेगा। तो सबसे ज़्यादा कंटामिनेट तो आपका बी वेल हो जाएगा, फिर डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ मूव करेगा तो ए वेल भी हमारा कंटामिनेट हो जाएगा, सी वेल भी बहुत ज़्यादा कंटामिनेट होगा, और यहाँ से अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो डी वेल भी कंटामिनेट होगा। बट ये जो है यहाँ पे आपका एक इम्परमेबल बेड प्रेजेंट है। ये इम्परमेबल बेड की वजह से जो कंटामिनेशन जो होगा, वो जो कंटामिनेशन वो ऊपर की तरफ भी अगर जाएगा तो वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सही लोकेशन भी हमारी कौन सी होगी, अगर हमको ग्राउंड वाटर वेल अगर हमको ड्रिल करना है तो वो हो जाएगी हमारी ई लोकेशन, ठीक है। सो ई विल बी द करेक्ट फॉर दिस वन। Let's do it quickly. So the next question is each number on this figure refers the location with the groundwater and the subsurface material that is consistent in the character across the entire figure. Of this location, which would likely to have the slowest groundwater flow? So यहाँ पे groundwater का flow जो है सबसे slow कहाँ पे होगा आपका, ये हमको बताना है। अब 1 में जो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो gradient है वो काफ़ी हाई है, तो यहाँ भी flow होगा, यहाँ भी gradient जो है काफ़ी हाई है। 2 और 3 ऐसे पॉइंट है जो जिनमें ग्रेडियंट जो है, ठीक है, स्लोप जो है, या फिर ऐसे आप समझ लो स्लोप क्या है, बहुत कम है, ठीक है। अगर स्लोप जहाँ पे बहुत कम है वो कौन से पॉइंट है आपके 2 एंड 3, 2 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे स्लोप जो है वो बहुत कम है। तो हम देखते हैं ऑप्शंस। सो लेट मी क्लियर दिस। सो 1 एंड 2 तो नहीं होगा,
2 and 3 भी नहीं, सॉरी 2 and 3 ही होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, हमने भी डिस्कस किया था, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। सो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। फास्टेस्ट कहाँ पे पूछा है यहाँ पे, तो फास्टेस्ट आपका 1 और 5 में होगा, ठीक है, 1 and 5 में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1 2 3 4 and 5, ठीक है। तो 4 यहाँ पे 1 में सबसे ज्यादा जो है, आप देख सकते हैं 1 में सबसे ज्यादा फ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड वाटर वेलोसिटी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो ये तो इस चीज को हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि स्लोप से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हाउ फार द ग्राउंड वाटर मूव्स बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो फ्यू मीटर पर डे से मूव करता है ग्राउंड वाटर, ठीक है। सो आफ्टर ऑक्सीडेशन द आयरन की वैलेंसी कितनी जाती है, ये बहुत बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, +3 से +2 पे चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिविटी फ्रॉम द अबव पैरामीटर द डिफरेंस बिटवीन द डायमेंशनलेस पैरामीटर एंड फ्रॉम द डायमेंशन पैरामीटर विल बी। सो स्पेसिफिक यील्ड क्या है हमारा, ये वॉल्यूम्स का रेशियो है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना निकाला डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो ये तो डायमेंशनलेस हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक स्टोरेज क्या होता है आपका, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड फॉर्मेशन, ठीक है। इसको हम और भी क्या बोलते हैं, इलास्टिक स्टोरेज। तो ये जो है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है आपका स्पेसिफिक स्टोरेज का, इट इज गिवन बाय ρWg प्लस अल्फा प्लस एन बीटा, ठीक है। ये फॉर्मूले से इसको डिनोट करते हैं। सो ये पोरोसिटी हो गई, ये कंप्रेसिबिलिटी और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी को डिनोट करते हैं हम k/b से, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर डे पे, और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो होती है इसकी होती है मीटर पर डे पे। सो अगर यहाँ पे देखें, हमको निकालना है कि डिफरेंस बिटवीन द डायमेंशनलेस पैरामीटर फ्रॉम द डायमेंशन, जिन पैरामीटर का है तो फ्रॉम है, तो 1 2 3, ठीक है, 3 में हमारे डायमेंशन है और एक जो है हमारा दिस वन इट इज डायमेंशनलेस, तो 3 - 1 हमारे पास कितना जाएगा, 2। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 डार्सी इज इक्वल टू, ठीक है, 1 डार्सी जो है वो कितने के बराबर होता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन, बट ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में हम गलत कर देते हैं। तो 1 डार्सी की वैल्यू होती है आपकी 0.987 माइक्रोमीटर का स्क्वायर। तो 1 डार्सी को हम लिख सकते हैं 0.987 और ये हो जाएगा 10⁻⁻6 का स्क्वायर, और ये मीटर का यहाँ पे मीटर स्क्वायर। सो 1 डार्सी इज इक्वल टू 0.987 इंटू 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0.987 D1। सो लेट्स क्लिक द करेक्ट ऑप्शन और थोड़ा क्विकली करते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन आपको टॉड में गिवन है, ठीक है। टेलीग्राम पे एक बच्चे ने डाउट भी रेज किया था, तो मैंने उसमें थोड़ा गलत एक्सप्लेन किया था उस क्वेश्चन को, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन बहुत लंबा जा रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम थोड़ा फास्ट करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोरोसिटी ऑफ द क्वार्ट्ज सैंपल इज इतना दिया हुआ है, ठीक है। द बल्क डेंसिटी कितना होगा, तो बल्क डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू पार्टिकल डेंसिटी 1 - α/100, ठीक है। अब पार्टिकल डेंसिटी क्वार्टिक केस में 2.65 ले लेना आप, 1 - 38.4/100, ये पुट कर देंगे तो ρd की वैल्यू कुछ हमारे पास निकल के आ जाएगी। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। आप कैलकुलेट कर लेना इसको। आई एम राइटिंग एज 1 ओनली हियर बिकॉज ड्यूरेशन इंक्रीज हो रहा है। और ये क्वेश्चन जो है ये व्यूअर्स जो हैं वो कर सकते हैं इसको आराम से, ठीक है, क्योंकि ये इस टाइप का हमने क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुका है। परमिटिविटी आपको गिवन है यहाँ पे, के की वैल्यू कितनी गिवन है 23.54। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपको गिवन है दैट इज I इज इक्वल टू 0.326 और पोरोसिटी यहाँ पे गिवन है हमको
30%, तो कितनी हो जाएगी 0.3। तो डिफरेंस बिटवीन द सीपेज वेलोसिटी एंड डार्शन वेलोसिटी निकालना है। सो सीपेज वेलोसिटी हमारी होती है v इक्वल टू के आई, ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी, और इसको हम डिवाइड कर देंगे पोरोसिटी से। अगर इसी वैल्यू को हम पोरोसिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारी क्या आ जाती है वहाँ पे सीपेज वेलोसिटी। तो दोनों के बीच का डिफरेंस वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। सो आई होप ये टेस्ट सीरीज में आपको थोड़ा हेल्प मिला होगा। और एक चीज़ और कि 100% मेरी श्योरिटी है कि आपको इन 30 क्वेश्चंस में से इस टाइप का हाइड्रोजियोलॉजी से पक्का आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके बाद हम सबमिट पेपर पे क्लिक कर देते हैं यहाँ से, एंड लेट्स चेक अवर डिटेल रिजल्ट। यहाँ से आप डिटेल रिजल्ट भी अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरे यहाँ पे 55.67 मार्क्स आए आउट ऑफ 60, बिकॉज 2 क्वेश्चन जल्दी हमने वो कर दिया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काफ़ी लंबा ड्यूरेशन भी हो गया वीडियो का। सो आई होप आपको उससे हेल्प हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।